नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारा क्लास 12th का केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं। दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, ये केमिकल काइनेटिक्स का पहला वीडियो होने वाला है। आई वांट टू फिनिश दिस चैप्टर इन 2 या फिर मैक्सिमम 3 वीडियोस में। ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाना चाहिए। नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस चैप्टर इज ये स्कोरिंग है। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। इट इज अ वेरी इजी चैप्टर, आराम से तुम इसमें मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? हमारी जर्नी शुरुआत होती है थर्मोडायनामिक्स के साथ। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में हम लोग सीखते हैं कि एक रिएक्शन जो है तुम्हारा, इफ यू हैव अ रिएक्शन, वो रिएक्शन आगे जाएगा या नहीं। ठीक है, वो तुम्हारा डिसाइड करता है वेदर इट इज थर्मोडायनामिकली फीजिबल और नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा इक्विलिब्रियम। दैट इज, तुम्हारा अगर रिएक्शन आगे प्रोसीड कर भी रहा है तो क्या वो पूरी की पूरी तरह से कंप्लीशन की तरफ जाएगा या फिर तुम्हारा वो रिएक्शन जो है बीच में जाके रुक जाएगा, एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। समझ में आ गया? सो दैट वाज इक्विलिब्रियम। और अब जो हम लोग सीखने वाले हैं, जो थर्ड टॉपिक है, दैट इज रेट। कितने तेजी से तुम्हारा रिएक्शन आगे प्रोसीड कर सकता है। ठीक है, किस किस तरह के रिएक्शन होते हैं, कितने तेजी से तुम्हारा रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रहा है, ये सब कुछ हमारा थर्ड चैप्टर में, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। नाउ द वर्ड काइनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग किनेसिस। किनेसिस मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तुम्हारा जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर तुम्हारे जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, द पार्टिसिपेंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, द रिएक्टेंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, मूव कर रहे हैं, मूव करने के साथ साथ एक रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, है ना? दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। देयरफॉर chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with the study of rate of a chemical reaction and the mechanism by which the reaction proceeds. Along with the rate of a reaction, chemical kinetics also helps in predicting the conditions by which the reaction rate can be altered. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को पता है, अगर कभी कभी टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया तो क्या हो सकता है? हमारा रेट ऑफ अ रिएक्शन बढ़ सकता है। ठीक है, उसी तरह से अगर एक कैटलिस्ट को ऐड कर देंगे तो भी हमारा रेट ऑफ अ रिएक्शन बढ़ सकता है। तो हम लोग अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं जिसके थ्रू हम लोग हमारे रेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। द फॉरवर्ड मूविंग रेट या फिर द बैकवर्ड मूविंग रेट को हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नाउ अगला, इट इंक्लूड्स बोथ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक स्टडीज। सो it includes both macroscopic and microscopic kinetic studies. Macroscopic kinetics includes the kinetics of study of bulk parts. Macro मतलब क्या होता है? जब तुम सिस्टम एज अ होल देखते हो उसको हम लोग मैक्रोस्कोपिक बोलते हैं। जब हम लोग सिस्टम को एक इंडिविजुअल पोर्शन की तरह देखते हैं उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। In these studies, the result related to the behavior of a very large group of molecules which are in thermal equilibrium and distribution of energy among them is in accordance with the Boltzmann distribution. इन सब के बारे में Boltzmann distribution क्या होता है इसके बारे में समझने वाले हैं। What is Boltzmann distribution? हमारा जो एक सोल्यूशन जो होता है, उसके सोल्यूशन नहीं, कोई भी मीडियम उठा लो, उसके अंदर जितने भी तुम्हारे कंपोनेंट्स होते हैं उन सबके पास अलग अलग लेवल की एनर्जी होती है। ठीक है, नॉट ऑल द मॉलिक्यूल्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी को ही हम लोग बोल्ट्जमैन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं। ये लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा। ठीक है, नाउ kinetic studies are made on molecular level are referred to as microscopic studies. ठीक है, now rate of a chemical reaction, rate expression and the rate constant. So rate of a chemical reaction क्या होता है पहले समझते हैं। Now chemical reactions, when one or more substances undergo a change which results in the formation of a new product, it is called a chemical reaction. ठीक है, दो अलग अलग substances तुम्हारे रिएक्ट करे, रिएक्ट करने के बाद तुम्हारा एक नया प्रोडक्ट बना और उस प्रोडक्ट बनने का जो तुम्हारा रेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ केमिकल रिएक्शन, और उसके रेट को हम लोग रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। वेरी फास्ट रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, दो एक एसिड और एक बेस तुम्हारे जैसे ही मिले न्यूट्रलाइज हो गए, न्यूट्रलाइज्ड टू फॉर्म तुम्हारा क्या? Salt and water. It is a very fast reaction. Some reactions such as ionic reactions occur very fast. Precipitation of AgCl from AgNO3 or NaCl. जैसे ही तुमने सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 is सिल्वर नाइट्रेट,
और सोडियम क्लोराइड को तुमने क्या किया, मिक्स कर दिया। मिक्स करते ही तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, तुम्हारा AgCl जो है नीचे की तरफ प्रेसिपिटेट हो जा रहा है। इट इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नाउ वेरी स्लो रिएक्शंस, some reactions are very slow. Example, rusting of iron in the presence of an air and moisture, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा slow reactions. Moderate slow reactions, some reactions occur at moderate speed, बहुत क्या बोलते हैं, ना ही बहुत ज्यादा जल्दी से, ना ही बहुत धीरे से, ठीक है, एक मॉडरेट स्पीड में जब तुम्हारे जाते हैं। इन्वर्शन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। इन्वर्शन ऑफ केन शुगर कौन सा रिएक्शन होता है तुम्हारा, व्हाट इज इन्वर्शन ऑफ केन शुगर को नोन एज, जब तुम्हारा शुगर किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है, इन्वर्शन ऑफ केन शुगर बोलते हैं। ये तुम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीख रखा है, याद रखो इन चीजों को। Now, reactions involving ionic species are very fast. Ionic reactions generally occur in 10 to the power minus 12 or 10 to the power minus 16 seconds. मतलब बहुत कम टेम्परेचर में तुम्हारा occur करता है। On the basis of number of steps, chemical reactions are of two types. दो तरह के होते हैं। एक होता है तुम्हारा elementary reaction. Elementary reaction क्या होता है, जो तुम्हारे एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में तुम्हारा फाइनल रिजल्टेंट प्रोडक्ट निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर वेरी फास्ट विथ गेट्स कंप्लीटेड इन वन सिंपल स्टेप। समझ में आ गया। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्री रिएक्शंस तुम्हारे जब मिलके तुम्हारा एक कॉमन रिएक्शन क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसको मल्टीपल स्टेप्स लगते हैं कंप्लीट करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ईच स्टेप इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, बहुत सारे हमारे रिएक्शंस होंगे जो 2, 3, 4 अलग अलग स्टेप्स में तुम्हारे कंप्लीट होंगे, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में बी consecutive reaction, for example oxidation of ethane to CO2 NH2O। हाँ, इथेन जो है C2H6, उसको अगर हम लोग O2 के साथ रिएक्ट कराते हैं बाय कंबशन, तो हमें क्या मिलता है, CO2 NH2O मिलता है। Involves a series of intermediate steps in which alcohols, aldehydes and acids are formed। तुम्हारा क्या हो रहा है, सबसे पहले तुम्हारा अल्कोहल बन रहा है, फिर एल्डिहाइड बन रहा है, और उसके बाद ऑक्सीडेशन करके तुम्हारा एसिड भी बन रहा है, और ये एसिड जो है फाइनली तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CO2 और H2O में तुम्हारा कन्वर्ट हो जा रहा है। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ क्या, इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इथेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ में आ गया। तो एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये रेट होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मींस द स्पीड विथ व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में तुम्हारा कितना चेंज हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ अ रिएक्शन। समझ में आ गया। और ये रेट ऑफ अ रिएक्शन तुम्हारा क्या हो सकता है, the rate of decrease in concentration of any of the reactants, या फिर the rate of increase of concentration of any of the products। इसको समझने की कोशिश करो। So initially तुम्हारे पास क्या था, you had a complete concentration of reactants, कोई products थे ही नहीं जब तुम्हारा रिएक्शन चालू नहीं हुआ था, at t is equal to 0, जब टाइम तुम्हारा 0 था, जब तुम्हारा रिएक्शन प्रोसीड नहीं किया था, तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ तुम्हारे प्रोडक्ट्स 0 था। तो जब तुम्हारा केमिकल रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ता है, तो तुम्हारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। थोड़े बहुत रिएक्टेंट्स तुम्हारे यूज्ड अप हो जाएंगे, और यूज अप होके तुम्हारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो तुम्हारा प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग इन दो लाइन से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, अ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। Consider a very simple hypothetical reaction. Assuming that the volume of the system remains constant, such that 1 mole of the reactant R produces 1 mole of the product P. ठीक है, हाँ, 1 mole of R तुम्हारा 1 mole of P बना रहा है तुम्हारे पास। Now, if R and P स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं,
कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट्स तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ R and P are the concentration of reactants and products respectively at T1, यहां पे इन्होंने R1 लिखा है, ठीक है, R1 और P1 लिखा हुआ है at time T1, and R2 and P2 are the concentration at time T2, then कितना टाइम तुम्हारा लगा? T2 minus T1, T2 minus T1 जितना टाइम तुम्हें लगा, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना घटा? R2 minus R1, है ना, तुम्हारा R2 minus R1, और तुम्हारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हुआ? P2 minus P1। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, R2 का कॉन्सेंट्रेशन बड़ा होगा कि R1 का कॉन्सेंट्रेशन बड़ा होगा? सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, हाँ, हमें पता है रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम होता है, ठीक है, एक रिएक्शन जब प्रोसीड करता है। सो R2 बड़ा होगा कि R1 बड़ा होगा, ये बताओ। हाँ, R1 बड़ा होगा, तो R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, एग्जैक्टली। हियर द स्क्वायर ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस मोलर कॉन्सेंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलारिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। नाउ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R हम लोग कैसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ द डिक्रीज इन, या फिर द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन कितना टाइम में तुम्हारा चेंज हुआ, या फिर हम लोग लिख सकते हैं द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन डेल्टा टी। नाउ P1 और P2 में कौन बड़ा है? P1 बड़ा होगा कि P2 बड़ा होगा? इनिशियली प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम था, फाइनली प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो P2 माइनस P1 विल बी पॉजिटिव, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? प्लस P2 डेल्टा P अपॉन डेल्टा T लिखते हैं। सो द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? द रेट एट विच द रिएक्टेंट्स आर डिसअपियरिंग, या फिर द रेट एट विच द प्रोडक्ट्स आर अपीयरिंग। तो ये दो अलग अलग हमारे फॉर्मूलास निकल के आते हैं। सो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, या फिर प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इसमें किसी को डाउट है? एनी डाउट्स यहां तक? बिल्कुल सिंपल जा रहा है ये चैप्टर, तुम्हारा हद से ज्यादा आसान चैप्टर है ये। नाउ सिंस डेल्टा आर इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, that means that the concentration of reactants is decreasing as the reactant proceeds. It is multiplied by -1. -1 से हम लोग क्यों मल्टीप्लाई करते हैं? ताकि हमारा जो चेंज है, जो नेगेटिव चेंज निकल के आ रहा है, वो हमारा पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, टू मेक द रेट ऑफ अ रिएक्शन अ पॉजिटिव क्वांटिटी, एज द रेट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। रेट तुम्हारी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, रेट हैज टू रिमेन पॉजिटिव। एन एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आ गया? यहां पे तुम्हारा एमसीक्यू क्वेश्चन निकल के आता है। फॉर अ रिएक्शन जो तुम्हारा PCl5 होता है, PCl5 को हम लोग बोलेंगे क्या? बोलो, व्हाट इज PCl5? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का शेप क्या होगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नाउ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में क्लोरीन के जो एटम्स होते हैं दे आर मैसिव, जिसके कारण क्या होता है? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यूजुअली एक अनस्टेबल स्टेट में होता है। ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी सीखा था। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज एन अनस्टेबल मॉलिक्यूल। नाउ जैसे ही तुम्हारा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को मौका मिलता है, वो क्या करता है? अपने आप को तोड़ देता है। इट बेसिकली ब्रेक्स देम इनटू फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड तुम्हारा क्लोरीन गैस तुम्हारा प्रोड्यूस होता है। नाउ यहां पे तुम्हारा रिएक्टेंट कौन? तुम्हारा रिएक्टेंट है PCl5, है ना? PCl5 इज योर रिएक्टेंट, और PCl3 एंड Cl2 आर योर प्रोडक्ट्स। एक मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 टूट के एक मॉलिक्यूल ऑफ तुम्हारा PCl3 और एक मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पे कोई आर्ग्यू करना चाहेगा? एक मॉलिक्यूल टूट के एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल तुम्हारा बन रहा है, ठीक है। सो क्या मैं बोल सकता हूं the rate of disappearance of PCl5 is equal to the rate of appearance of PCl3 is equal to the rate of appearance of Cl2। एक मॉलिक्यूल टूटा तो एक एक मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल PCl3 बना, एक मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 बना। तो अगर तुम्हारा एक मॉलिक्यूल Cl2 दिखना है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 को गायब होना पड़ेगा। सो द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, द रेट
the rate of disappearance of PCl5 is equal to the rate of appearance of PCl3 is equal to the rate of appearance of Cl2. Anybody wants to argue here? बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं. कोई डाउट्स? नेक्स्ट. Now, units of a rate of a reaction. What are the units? Units क्या हो सकते हैं? ऊपर क्या है? Concentration. नीचे क्या है? Time. तो concentration upon time, moles per liter is the concentration का unit. तो moles per liter second बोल सकता हूं मैं. That is what's happening here. Concentration upon time या फिर moles per liter second. ठीक है? तो ठीक है, ये हमारा यूनिट निकल के आता है. However, in gaseous reactants, when the concentration of a gas is taken in terms of their partial pressures, हम लोग गैसेस को कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में नहीं देखते, ये हमको पता है. वो किस फॉर्मेट में हम लोग गैसेस को देखने की कोशिश करते हैं? वी ऑलवेज सी देम इन प्रेशर. प्रेशर के फॉर्म में हम लोग गैसेस को देखने की कोशिश करते हैं. सो एटमॉस्फेयर्स, तुम्हारा कितना एटमॉस्फेयर्स निकल के आया. जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एक रिएक्शन देता हूं तुम्हें. कोई मेरे को हेबर्स प्रोसेस बता सकता है क्या है? व्हाट इज दी हेबर्स प्रोसेस? बताओ. हाँ, चैप्टर 1 में भी तुम्हें कराया है मैंने, चैप्टर 2 में भी तुम्हें कराया है. हेबर्स प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज द हेबर्स प्रोसेस? प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया. N2 plus 3H2 gives you 2NH3. ठीक है, N2 plus 3H2 gives you 2NH3 is known as the Haber's process. ठीक है. Now Haber's process हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, यहां पे देखो, तुम्हारे पास क्या हो रहा है? तुम्हारा N2 जो है वो भी गैस में है, H2 है वो भी गैस में है, जो अमोनिया तुम्हारा निकल रहा है वो भी गैस है. ठीक है, तो तुम कॉन्सेंट्रेशन को लीटर, मोल्स पर लीटर के फॉर्मेट में तो लिख नहीं सकते. तो कॉन्सेंट्रेशन को, तो तुम्हारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसमें लिखना पड़ेगा? एटमॉस्फेयर्स. कितना एटमॉस्फेयर ऑफ तुम्हारे पास ये N2 है, कितना एटमॉस्फेयर ऑफ तुम्हारा H2 है, कितना एटमॉस्फेयर ऑफ तुम्हारा अमोनिया है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा. एटमॉस्फेयर्स पर सेकेंड. सो अगर तुम्हारे पास लिक्विड है, एक्वा सॉल्यूशन है, तो तुम लोग कॉन्सेंट्रेशन डाल सकते हो मोल्स पर लीटर सेकेंड या फिर एटमॉस्फेयर्स पर सेकेंड. ये दोनों के दोनों अलग अलग सिचुएशंस में यूज करे जाने वाले तुम्हारे यूनिट्स निकल के आते हैं. कोई आर्ग्यूमेंट यहां पे नहीं. आगे बढ़ते हैं. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ अ रिएक्शन. इफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर द सेम. इसका मतलब क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम होने का मतलब क्या है? दैट इज, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? PCl5 का 1. इसका भी 1. ठीक है. So if the stoichiometric coefficient of the rates of a reaction and the products are the same, then the rate of a reaction will be same whether it is expressed in terms of decrease in concentration of reactants or the increase in concentration of products. ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? Negative of the rate of the disappearance of PCl5 is equal to the rate of appearance of PCl3 is equal to the rate of the appearance of Cl2. That is delta PCl5 upon delta T minus is equal to delta PCl3 upon delta T is equal to delta Cl2 upon delta T. If the stoichiometric coefficient of the reactants and products in the balanced equation are not the same, अगर सेम ना हो तब क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल 2N2O5 है तुम्हारे पास और ये तुम्हारा ब्रेकडाउन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ 2NO2 दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 के फॉर्मेट में तुम्हारा आ रहा है. तो इस रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है? जो भी तुम्हारा स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको 1 अपॉन कर दो. सो 1 अपॉन 2 माइनस N2O5 का rate of a reaction decrease is equal to plus 1 upon 4 delta of NO2 upon delta T plus 1 upon 1 तो 1 ही होता है, delta O2 upon delta T. ठीक है. सो अगर तुम्हारे पास A 2A plus 3B gives you 4C अगर तुम्हारे पास है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा माइनस ऑफ 1/2 डेल्टा तुम्हारा A अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3
डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू +1/4 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा, डेल्टा की डी है, सॉरी डेल्टा, ये भी डेल्टा हो गया, ये भी डेल्टा हो गया, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से तुम्हारा रिएक्शन बन जाएगा। क्लियर? तुम्हारा जो कोएफिशिएंट है उसका सिर्फ 1 अपॉन हो जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट द रेट ऑफ अ रिएक्शन। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो for a gaseous reaction at constant temperature, concentration is directly proportional to the partial pressure of the species. Hence, rate can be expressed as rate of change in partial pressures of the reactants or products. तो यहां पे तुम क्या कर सकते हो, instead of concentration तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। डेल्टा पी, डेल्टा पी इज व्हाट, चेंज इन प्रेशर, कितना तुम्हारा प्रेशर चेंज हो रहा है जब तुम्हारा ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है, उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये बात? एनी डाउट्स यहां तक? पक्का? आगे बढ़ते हैं। नाउ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मेरे को वो बता पहले। एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच में फर्क क्या होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बोलो तनिष्क। हाँ, वरना मैं क्लास 9th के बच्चों से बुलवाऊंगा तुम्हारे सामने। बोलो एवरेज में क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? डायमीटर बड़ा होता है, छोटी वेलोसिटी जितनी होती है उसका सम। हाँ ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा कितना वेलोसिटी या फिर कितना स्पीड निकल के आता है, उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। एक इंस्टेंट में तुम्हारा स्पीड कितना होगा, एक इंस्टेंट में तुम्हारी वैल्यू कितनी होगी, वो हम लोग देखते हैं। इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स और द डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स comprises over a long interval of time, then it is expressed as average rate of a reaction। R average करके हम लोग बोल सकते हैं, average rate of a reaction। The average rate of a reaction can be defined as the rate of change of concentration per unit time। ठीक है, कितना तुम्हारा concentration change कर रहा है with respect to unit time, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, the average rate of a reaction। समझ में आ गया? एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट हमारे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, इस पूरे के पूरे रिएक्शन का जो एवरेज रेट है वो मेरे को बताओ, या फिर तीसरे सेकंड में तुम्हारा कितना ज्यादा तुम्हारा रेट बन के आया था। ये दोनों के दोनों अलग अलग तरह के तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो इसको और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। अगर तुम लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी। सो एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन अ गिवन टाइम अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, दैट इज कितने रिएक्टेंट्स तुम्हारे चेंज हुए, या फिर प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज योर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ रिएक्शन। Equation 1 and 2 represent the average rate of a reaction, R average, which depends upon the change in the concentration of reactants delta R or products delta P and the time taken for the change to occur। कितना टाइम लग रहा है तुम्हारे ये पूरे के पूरे चेंज को आगे बढ़ने के लिए, बनने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया? दिस इज नोन एज एवरेज रेट। नाउ अगला आता है क्या, the concentration of reactants goes on decreasing with time, therefore the rate of a reaction does not remain constant throughout the reaction process। ठीक है, इसको समझने के लिए क्या पिक्चर करो, ठीक है, इमेजिन करो तुम्हारे पास एक टंकी भरी पानी है, ठीक है, टंकी भरे पानी के नीचे का इस्तेमाल करके तुम क्या कर रहे हो, शावर के नीचे से खड़े, ठीक है। नाउ जब पानी बिल्कुल भरा हुआ था टंकी के अंदर, तब क्या था, फ्लो बिल्कुल मजेदार था, दैट द शावर दैट वाज फॉलिंग ऑन योर हेड, तुम्हारा जो पानी तुम्हारे सर के ऊपर जो गिर रहा था, इट वाज कमिंग एट अ हाई फोर्स, बहुत तेजी से तुम्हारा पानी गिर रहा था। मगर जैसे जैसे टंकी के अंदर पानी तुम्हारा कम होने लगता है, तुम्हारा वो फ्लो भी है धीरे 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 कम होने लगता है। एंड पहुंचते पहुंचते तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि क्या मेरे ऊपर पानी गिर रहा है
कि क्या बोलते हैं, मैं पसीने में आ रहा हूं, ठीक है, बहुत कम तुम्हारा पानी गिरता है। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो। जब तुम्हारा रिएक्शन पहली बार स्टार्ट होता है, रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा रहता है, प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल होते ही नहीं है। तो इनिशियली क्या होता है, तुम्हारा जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट बढ़ चढ़ के तुम्हारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दैट इज प्रोडक्ट्स का रेट भी तुम्हारा बढ़ रहा हुआ होता है, रिएक्टेंट्स का जो घटने का जो डिसअपीयरेंस है वो भी बहुत तेज होता है। मगर धीरे धीरे क्या होने लगता है, धीरे धीरे करके तुम्हारा, धीरे धीरे करके क्या हुआ, नींद आ रहा है, हाँ, तुम्हारा क्या होता है, रेट जो है तुम्हारा कम होने लगता है। द रेट स्लोली एंड स्लोली स्टार्ट्स टू डिक्रीज, ठीक है। Now, the concentration of reactant goes on decreasing with time. Therefore, the rate of a reaction does not remain constant throughout the reaction process. Thus, it can be determined simply by dividing the total change in concentration upon total time. In other words, the rate of a reaction expressed at a particular moment of time is measured as the change in small concentrations. That is, with respect to very small intervals of time. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस। जब तुम्हारा डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो, दैट इज, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा जो डेल्टा टी है बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, जैसे तनिष्क ने बोला था, है ना, टाइम का ड्यूरेशन तुम्हारा बहुत ज्यादा जब छोटा हो जाता है, तुम्हारा जो कॉन्सेंट्रेशन का जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट इंस्टैंटेनियस। तो इंस्टैंटेनियस के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा टी टेंस टू जीरो के लिए हम लोग डी आर अपॉन डी टी लिख देंगे। सो माइनस डी आर अपॉन डी टी या फिर डीपी अपॉन dt हम लोग लिख देंगे। इसके अंदर थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का नॉलेज अगर तुम्हारे पास है तो बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है, जितने भी हमारे इसके डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है, इसमें तुम्हारा इंस्टैंटेनियस और सॉरी इसमें तुम्हारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के थ्रू ही फॉर्मूलास निकल के आते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट क्या है, डिफरेंशिएशन ही तो हुआ, है ना। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे रिएक्टेंट्स को किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, प्रोडक्ट्स को किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, अगेन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। नाउ द सिंबल डेल्टा इज यूज्ड फॉर लार्ज चेंजेस whereas small d is used for very small changes, ठीक है। स्पेशली देखो ये वाला तुमने बहुत जगह देखा होगा, लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो, तुम्हारा डेल्टा p अपॉन डेल्टा t को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dp अपॉन dt लिख सकते हैं, ठीक है। ये है ओल्ड तरीका लिखने का, ये है नया तरीका लिखने का, ठीक है, ओल्ड तरीका और कैलकुलस का तरीका, समझ में आ गया, दोनों का मतलब सेम ही है। डेल्टा टी तुम्हारा इतना छोटा हो जा रहा है दैट इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स जीरो, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, so determination of rate of a reaction. Rate of a reaction can be determined from the slope of the graph between the concentration of any reaction or product at any time, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब तुम्हारे पास एवरेज स्पीड ढूंढना होता था, तुम्हारे पास अगर एक ऐसा ग्राफ दे रखा हुआ है तो डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेट, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पीड का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। ये नीचे वाले एक्सिस में कौन होता है, टाइम होता है, ऊपर वाले एक्सिस में कौन होता है, तुम्हारा डिस्टेंस होता है ना। तो एवरेज स्पीड निकालना है बिटवीन इस पॉइंट t1 और इस पॉइंट t2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा लाइन खींच देंगे और इस लाइन का हम लोग स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे। स्लोप निकालने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, सोच लो ये t1 के लिए तुम्हारा जो d दे रखा हुआ है यह है d1, t2 के लिए तुम्हारा जो d दे रखा हुआ है वो है d2, तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1, यही होता है हमारा एवरेज स्पीड, समझ में आ गया। एवरेज स्पीड इसी तरीके से ही तो निकाला जाता है ना, हाँ कि ना, ठीक है। एवरेज स्पीड हमारा इस तरह से निकल गया। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी ग्राफ को देखो, तुम्हारे पास सेम ग्राफ में बना रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्ट सेम ग्राफ, नीचे वाले एक्सिस में टाइम, ऊपर वाले एक्सिस में, और मैं चाहता हूं
कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा स्पीड कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टैंजेंट बना देते हैं। ठीक है, एक टैंजेंट क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो तुम्हारे उस पॉइंट को परपेंडिकुलरली काटते हुए जाए। ठीक है, उस पॉइंट को अगर यहां से मैं एक लाइन खींचूंगा तो इस पॉइंट को परपेंडिकुलरली काटते हुए जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे अगेन इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे D1 मान लेंगे, इस पॉइंट को हम लोग D2 मान लेंगे, इस पॉइंट को हम लोग T1 मान लेंगे, इस पॉइंट को हम लोग T2 मान लेंगे। तो इस पॉइंट पे एक चीज नोटिस कर रहे हो तुम लोग, D1 और D2 मे और मे नॉट बी पार्ट ऑफ द ग्राफ इंस्टेंटेनियस के लिए। जैसे यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे D1 और D2 तुम्हारे क्या है, इस ग्राफ के ही हिस्सेदार है ना, ये ग्राफ के ही हिस्सेदार है तुम्हारे D1 और D2। यहां पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास ये D1 और D2 जो है ये हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा इंस्टेंटेनियस निकल के आता है। ये तुम लोगों को क्लास 9th से सिखाया जा रहा है। 9th में पहली बार सीखे तुम, 11th में तुम्हारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन में सीखे तुम लोग, और अब तुम्हें यही नॉलेज को, इसी कॉन्सेप्ट को तुम्हें क्या करना है, केमिस्ट्री के अंदर अप्लाई करना है। तो यहां पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगेन D2 माइनस D1 अपॉन T2 माइनस T1, दिस विल अगेन बिकम द व्हाट, ये भी तुम्हारा स्पीड हो जाएगा। ठीक है, यही लॉजिक का इस्तेमाल करना है कहां पे, वी हैव टू फिगर आउट इन दिस प्रोसेस। समझ में आ गया। एवरेज का तो तुम लोगों को आसान है, ये एवरेज तो तुम लोगों को पता है। इन ग्राफ ए एंड बी आर वन डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेट, it is done by measuring the concentration of reactants and products after a fixed interval of time। ठीक है, यहां पे देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा वेरिएशन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड वेरिएशन इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे ये देखो, ये तुम्हारा एवरेज निकल रहा है, यहां पे तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस निकल रहा है। जब तुम लोग एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूं। ठीक है, सो जब भी तुम लोग एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे थे, द 2 पॉइंट्स वर पार्ट ऑफ द ग्राफ, ये तुम्हारे ग्राफ के हिस्से थे। ठीक है, ये तुम्हारा T1 निकल के आ गया, ये तुम्हारा T2 निकल के आ गया। ठीक है, और तुमने क्या किया, ये तुम्हारा P1 और P2 निकल के आ गया। सेम गोस फॉर रिएक्टेंट्स के लिए भी, ये तुम्हारा R1 निकल के आ गया, ये तुम्हारा R2 निकल के आ गया। दिस बिकेम R2 माइनस R1 एंड दिस बिकेम योर, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया। इस तरह से तुम क्या करते हो, तुम्हारा एवरेज निकालते हो। एवरेज निकालते वक्त हमेशा तुम्हारे जो पॉइंट्स होते हैं वो ग्राफ के हिस्से होते हैं। समझ में आ गया। हाँ, अब इंस्टेंटेनियस के लिए क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियस के लिए यहां पे देखो। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तुमने क्या कर दिया, तुमने तुम्हारा एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये जो टैंजेंट के दो हिस्से हैं तुम्हारे, वो ग्राफ में या तो लाई कर सकते हैं या तो लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बेसिस पे तुमने क्या किया, यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज निकाल दिए, यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज निकाल दिया, और इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप निकाल दिया। समझ में आ गया। स्लोप निकालना आता है तुम लोगों को, x2 माइनस एक्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप सिंपल होता है, तुम्हारे पास अगर एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ हो, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, अगर ये है तुम्हारा x और ये है तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा x1 हो गया, ये तुम्हारा x2 हो गया, इस पॉइंट के लिए ये y1 हो गया, ये तुम्हारा y2 हो गया। तो स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नथिंग बट a tan थीटा, है ना। यहां पे तुम्हारे पास क्या है, दिस इज थीटा, तो स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस कितना हो गया, x2 माइनस x1। तो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एनी डाउट्स, यू फील फ्री टू आस्क, कोई भी डाउट हो पूछो मेरे से, नहीं आगे बढ़ते हैं। सो इंस्टेंटेनियस और एवरेज निकालना समझ में आ गया। इंस्टेंटेनियस और एवरेज कैसे निकालते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेल।
ठीक है, ये तुम्हारा 1 से 2 नंबर का एमसीक्यू में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Determination of the instantaneous rate is done by drawing a tangent at the time t on either of the curves, concentration of the reactant versus time or the concentration of products versus time. The slope of the tangent drawn on any of the curve at time t gives the value of the instantaneous rate of that particular instant. इसका मतलब क्या है? कोई भी लाइन में अगर मेरे को रेट चाहिए, ठीक है, मेरे पास ये है, ये कौन सा किसका ग्राफ होगा? रिएक्टेंट का ग्राफ होगा कि प्रोडक्ट का ग्राफ होगा? प्रोडक्ट का ग्राफ होगा। ये किसका ग्राफ होगा? रिएक्टेंट का ग्राफ होगा। अगर मेरे को किसी भी एक पॉइंट पे मेरे को मेरा रेट चाहिए, ऑल आई हैव टू डू इज एक टैंजेंट बना दो, या फिर यहां पे एक टैंजेंट बना दो, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक टैंजेंट क्रिएट कर देना है और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर देना है और तुम्हारा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द रेट for the reaction R to P, the concentration of reactants changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of a reaction using units of both time in minutes and time in seconds. तो हमें क्या करना है? We have to find molarity upon तुम्हारा minute और molarity upon सेकेंड, ये दोनों के दोनों वैल्यूज हमें निकालने हैं। तो 25 मिनट दे रखा हुआ है, कितना चेंज हो रहा है हमारे पास? हमें पता है रेट इज इक्वल टू क्या होता है? रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर की वैल्यू क्या है? 0.03 माइनस 0.02 माइनस 0.03, तो माइनस ऑफ 0.01, माइनस इंटू माइनस तुम्हारा 0.01 मिल जाएगा। यहाँ पे जो माइनस है 0.01 बन गया। नाउ क्या कर रहे हो? ये 0.01 अपॉन 25 कर दो तो तुम्हें क्या मिलेगा? 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर मिनट मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम ले लिया। समझ में आ गया? टाइम मुश्किल है, सब बताओ। नहीं, अब सेकेंड्स के लिए क्या करोगे? ये जो 25 मिनट है तुम्हारे पास, 25 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 60 करते हैं। तो जो हमें फॉर्मूला मिला है यहाँ पे, उसको डिवाइडेड बाय 60 कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? यू विल गेट द कॉन्सेंट्रेशन इन सेकेंड्स। समझ में आ गया? डाउट है तनिष्क बताओ, अमोघ बताओ, मुंह बंद करके मत रहो। डाउट है, कोई एक स्टेप में डाउट है? मुंह खोलो, भगवान ने इसलिए दिया है मुंह तुम्हें। नहीं है? पक्का ना? नहीं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर अ रिएक्शन 2A to product, the concentration of A decreases from 0.5 moles per liter to 0.4 moles per liter in 10 minutes. Calculate the rate of duration for that particular interval. तो यहां पे हमें क्या करना है? अगेन रेट निकालना है। तुम्हारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो 0.4 माइनस 0.5 कितने टाइम में हुआ? 10 मिनट में हुआ, तो माइनस ऑफ 0.01 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 0.01 हो जाएगा। 0.1 0.1 2A2 प्रोडक्ट्स है। 2A2 प्रोडक्ट्स तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1/2 भी तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, और टाइम तुम्हें 10 मिनट दे रखा है, तो अपॉन 10, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 0.1 अपॉन 10 इज हाउ मच? 0.01। 0.01 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? 0.005। एनी डाउट्स यहाँ पे? कोई डाउट्स है बताओ? समझ में आ गया? आगे बढ़ रहा हूं मैं। The decomposition of N2O3 in CCl4, N2O3 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 है कि 3, एक बार देखना वो N2O5 है कि N2O3 है? N2O5 है ना? ओके, यहाँ पे N2O5
5 है. In the solution, initially the concentration of N2O5 is 2.33 moles per liter, and after 184 minutes, it is reduced to 2.08 moles per liter. The reaction takes place according to the following. 2N2O5 तुम्हारा 4NO2 और O2 दे रहा है. Calculate the average rate of reaction in terms of hours, minutes, and seconds. What is the rate of production of NO2 during this period? So, average rate of a reaction in terms of hours, minutes, and seconds. What is the rate of production of तुम्हारा NO2 during this period? So, हमारे पास क्या दे रखा हुआ है? दो अलग अलग लेवल पे कॉन्सेंट्रेशन दे रखे हुए हैं. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, डेल्टा ऑफ N2O5 निकाल सकते हो तुम लोग, हो जाएगा तुम्हारा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 तुम्हें मिल चुका है. अब इसे आवर्स, मिनट्स और सेकेंड्स से तुम्हें डिवाइड करना है. आवर्स के लिए क्या करोगे? तुम्हारे पास कितना टाइम दे रखा है तुम्हें? 184 मिनट्स दे रखा हुआ है. इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो आवर्स में हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय मिनट्स पर आवर हो गया तुम्हारे पास. सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय यहाँ पे 60 कर देंगे. अरे देखो ना, यहाँ पे अपॉन 60 करोगे तो ये 60 ऊपर ही तो जाएगा, तो इसलिए तो 60 से मल्टीप्लाई किया है तुम्हारा. हाँ, और अगर सेकंड्स में करना है तो क्या करोगे तुम लोग? सेकंड्स में करना है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दोगे, तो यहाँ पे सेकंड्स के लिए भी तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे देखो अपॉन 60 लिखा हुआ है, वही चीज किया है इन्होंने, कोई नया कुछ नहीं किया है. नाउ हमें पता है क्या? द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 हमें पता है. सो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं? सो 1/2 तुम्हारा N2O5 अपॉन तुम्हारा डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू तुम्हारा कितना? 1/4 तुम्हारा NO2 अपॉन तुम्हारा डेल्टा टी. हाँ कि ना? ये होता ही है, कोई भी रिएक्शन उठा लो, 1/A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, सॉरी रेट ऑफ ए प्लस 1/B इंटू रेट ऑफ बी, ऐसे करके ही तुम्हारा रिएक्शन निकल के आता है. यहीं पे तुम लोग सीखे हो इसको. देखो ये रहा, देख रहे हो? कैन यू सी दिस? दिख रहा है ये? इसी तरह से तुम्हें क्या करना है, यहां पे भी इसको अप्लाई करना है. सो डेल्टा ऑफ NO2 अपॉन डेल्टा टी तुम्हारा क्या निकल के आएगा? ये 4 तुम्हारा ऊपर की तरफ चला मल्टीप्लाई करने के लिए. दैट्स इट. क्योंकि ये तो हमें पता है कितना होता है, उसको तुम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? द रेट ऑफ NO2 मिल जाएगा. डाउट? हाँ, पक्का? आगे बढ़ते हैं. देखो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4 किया है. ऑल दे हैव डन इज मल्टीप्लाइड दिस होल थिंग बाय 4. फिनिश्ड. आंसर निकल के आ गया. नाउ क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं हमारे जो इन्फ्लुएंस करते हैं इस रेट ऑफ अ रिएक्शन को? तो what is influencing the rate of a reaction? The rate of a chemical reaction depends upon the experimental conditions like concentration of one or more reactants, pressure in the case of gases, temperature, catalyst, and surface area of the reactant. Now, concentration of the reactant से हमें क्या मतलब है? What is the meaning of concentration of reactant? मैंने बोला है जितने ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स तुम्हारे पास होगा उतना ही तुम्हारा रेट जो है ज्यादा रहेगा, है ना? सो reactants occur with greater speed when the concentration of the reactants is very very high. समझ में आ गया? जितना ज्यादा तुम्हारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा रेट ऑफ अ रिएक्शन भी बढ़ेगा. नाउ क्या मैं यही सेम चीज बोल सकता हूं प्रोडक्ट्स के लिए? जितना ज्यादा मेरा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा मेरा रेट ऑफ अ रिएक्शन भी बढ़ेगा. कैन आई से दैट? तनिष्क मैं बोल सकता हूं ना ये? हाँ, क्यों नहीं बोल सकता मैं? हाँ, क्यों उल्टा जाएगा? इसके कारण जाएगा. अगर मेरा प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया, सी आई सेड कि अगर मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो मेरा रिएक्शन का जो स्पीड है, रेट है, बहुत ज्यादा तेज होना चाहिए, द फॉरवर्ड डायरेक्शन. मगर अगर मैं प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो मेरा रिएक्शन का रेट घटेगा कि बढ़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में?
घटे, वही तो, क्यों? क्योंकि क्योंकि बंद कर दो। क्योंकि ले शैटलियस प्रिंसिपल्स, एग्जैक्टली, तुम्हारा उल्टे डायरेक्शन में रिएक्शन का रेट बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अगला, नेक्स्ट, द कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन रेट्स डिक्रीजेस एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस। इनिशियली तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होने के कारण तुम्हारा रेट भी ज्यादा था, मगर जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बीतता गया, तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स जो है धीरे 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 करके कम होने लग गए। ओके, कम होने के बाद तुम्हारा रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, रेट तुम्हारा कम हो गया, द रेट डिक्रीज्ड। नाउ द टाइम डिपेंडेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज द रिएक्शन। ठीक है, तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इनिशियल स्टेजेस में बढ़ चढ़ के तुम्हारा रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है, मगर फाइनली तुम्हारा आफ्टर अ व्हाइल फुस हो जाएगा तुम्हारा। यूजुअली जब वो फुस होता है ना, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हैज बीन फाइनली इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एज पर अगर मैं होता तो मैं तुम लोगों को ये थर्मोडायनेमिक्स के बाद पढ़ाता, थर्मोडायनेमिक्स के बाद ये पढ़ाने के बाद मैं इक्विलिब्रियम पढ़ाता, दैट इज हाउ मैं यूएस के बच्चों को पढ़ाता। नाउ टाइम डिपेंडेंस का मतलब यही तो हुआ, तुम्हारा जो रेट है, द रेट जो है इट इज टाइम डिपेंडेंट। का मतलब क्या है, इनिशियली जब टाइम तुम्हारा बिगिनिंग स्टेजेस में था तब तुम्हारा रेट बहुत ज्यादा था, मगर जैसे जैसे तुम्हारा टाइम आगे बढ़ता गया तुम्हारा रेट कम होते जा रहा है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज स्लोली एंड स्लोली डिक्रीजिंग। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम डिपेंडेंसी। खुद सोच कर देखो, जब तुम एक रेस में भाग रहे हो, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी कब होती है, रेस के शुरुआत में, है ना, रेस के स्टार्टिंग में, रेस की शुरुआत में तुम्हारी एनर्जी सबसे ज्यादा तेज होती है, सबसे ज्यादा तेज भी तुम उसी समय भाग सकते हो, तो तुम क्या करते हो, यू ट्राई टू टेक द लीड इन द बिगिनिंग, फिर उसके बाद तुम्हारा धीरे 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 स्पीड कम होने लगता है, क्यों, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी कम होती जा रही है, तुम्हारा जो इनिशियल जो स्ट्रेंथ था वो तुम्हारा घटता जा रहा है, दिस व्हाई योर स्पीड आल्सो ग्रेजुअली स्टार्ट्स टू डिक्रीज। उसी तरह से इनिशियली यू हैड अ रेट इंक्रीज बिकॉज तुम्हारा रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के ज्यादा थे, ठीक है, और आगे जाते जाते क्या होने लगा, तुम्हारा रेट घटते जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दूसरा क्या है, टेम्परेचर, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन इज नियरली डबल्ड, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दो तुम्हारा रिएक्शन का जो स्पीड है दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तीसरा क्या है, कैटलिस्ट, अ कैटलिस्ट ऑल्टर्स द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, इट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम, जल्दी से जल्दी। तुम्हारा जो कैटलिस्ट होता है इट डज नॉट एक्चुअली गेट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, जितना अगर तुम्हारे पास 1 ग्राम ऑफ कैटलिस्ट था इन द बिगिनिंग, तुम्हारे रिएक्शन के एंड होते होते भी 1 ग्राम कैटलिस्ट ही तुम्हारे पास बचेगा, वो यूज अप नहीं होता है मगर जरूर पार्टिसिपेट करता है, it participates in the reaction but does not get used up in the reaction. आगे, सरफेस एरिया ऑफ अ रिएक्शन, सिंपल सा एक सवाल है तुम्हारे पास, ठीक है, एक बात बताओ, किसको ज्यादा डिसॉल्व करना आसान है, बड़े बड़े चीनी के टुकड़े या फिर चीनी का पाउडर, पाउडर्ड फॉर्म ऑफ चीनी को डिसॉल्व करना ज्यादा आसान है या फिर चीनी का एक बहुत बड़ा जो टुकड़ा है, ठीक है, जो, हाँ, पाउडर, क्यों, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, क्रिस्टल शेप में जो है उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा ना, और पाउडर का सरफेस एरिया कम होगा ना, नहीं रे बेवकूफो, नहीं, पाउडर का सरफेस एरिया ज्यादा रहता है। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस का एरिया, आउटर मोस्ट सरफेस का एरिया, ठीक है, आउटर मोस्ट सरफेस में अंदरूनी चीजें तुम्हारी काउंट ही नहीं होती है जब एक बड़े से पत्थर की बात कर रहे हो। खुद सोच के देखो, एक चट्टान है तुम्हारे पास, एक चट्टान का सरफेस एरिया कितना ही होगा, मगर उस चट्टान को बिल्कुल पाउडर बना दे रहे हो और उसके सरफेस को तुम क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा एटलीस्ट 2-3 कॉलोनी भर सकते हो, फ्लैट डाल के पूरी की पूरी कॉलोनी भर सकते हो, किसका एरिया बड़ा हुआ, सरफेस एरिया पाउडर फॉर्म में ज्यादा होता है, समझ में आ गया, सरफेस एरिया इंक्रीजेस इन पाउडर्ड फॉर्म रादर देन इन तुम्हारा किसमें, रॉक फॉर्म में तुम्हारा कम रहता है।
ठीक है, ये नहीं समझ में आया ये चीज? नहीं, ठीक है, एक बड़ा सा तुम्हारे पास एक सॉल्ट क्रिस्टल है मान लो, ठीक है, हाँ, एक क्यूब शेप का सॉल्ट क्रिस्टल है। क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? हाँ, 6a³ तुम्हारे पास हो गया। सो 6 सुनो, 6a³ अगर तुम्हारे पास है, उसको तुम पूरा का पूरा भस्म कर दे रहे हो, तुम्हारा क्या बोलते हैं, आउटर 6a², ठीक है, 6a² तुम्हारे पास आउटर सरफेस एरिया है, उसको पूरा का पूरा भस्म कर दिया तुमने, बिल्कुल पाउडर बना दिया। सो पाउडर को अगर तुम क्या बोलते हैं कोट करने की कोशिश करोगे, एटलीस्ट 50 से 60 अलग अलग क्यूब को कोट कर सकते हो। क्यों? जब तुम्हारा एक सरफेस एरिया बढ़ गया, समझ में आ गया? पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ता है, इसलिए पाउडर्स को क्या बोलते हैं मिक्स करना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, अगर तुम क्या बोलते हैं कोई शुगरी ड्रिंक बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, और ठंडे पानी में तुम्हें डिसॉल्व करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? क्रिस्टल चीनी को इस्तेमाल करने के बजाय उसको मिक्सी में डाल के पाउडर कर दो और उसके बाद उसको मिलाने की कोशिश करो, झट से तुम्हारा वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नाउ प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। नाउ फोटो तुम्हारा जो कैटलिक इफेक्ट होता है, या यूजुअली सनलाइट जो होता है, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, तो इन सब में क्या होता है, तुम्हारा जब एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तुम्हारे उस रिएक्शन में जाके पड़ता है, तो सडनली क्या हमें देखने को मिलता है, तुम्हारा रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है। The rate of some reactions can be increased when a radiation of a suitable frequency is available. Otherwise, they are very low speed and do not occur. Such reactions are called photochemical reactions. For example, chlorine does not react with hydrogen in the dark, but in the presence of sunlight, its reaction is explosive. That is, H2 plus Cl2 तुम्हारा sunlight के presence में hydrogen chloride बनाता है, which is an explosive reaction. तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा निकल के आता है वो है रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। नाउ द representation of rate of a reaction in terms of concentration is one or more reaction is called the rate law। ठीक है, the rate equation or the rate expression। अगर हमारे पास एक रिएक्शन है A plus B gives us C plus D, जहां पे स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d तुम्हारे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है, देन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर रेस्पेक्टिवली। नाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज क्या? तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर ऑफ A x मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P द होल टू द पावर ऑफ y। अब तुम मेरे से पूछोगे ये x और y है क्या? ठीक है, x और y हमारे एक्सपेरिमेंटली जनरेटेड वैल्यूज होते हैं। दे आर एक्सपेरिमेंटली जनरेटेड वैल्यूज। इनकी वैल्यू कभी कभी तो तुम्हारे a और b के बराबर हो जाती है, मगर यूजुअली दे आर experimentally generated values. The rate expression for the above reaction is given as rate is directly proportional to the concentration of A to the power of x multiplied by B to the power of y। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ तुम्हारे पास A to the power of x multiplied by B to the power of y तुम्हारा निकल के आता है। Above equation can also be expressed as तुम्हारा इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या डाल रहे हैं, एक कांस्टेंट को डाल दे रहे हैं k A to the power of x multiplied by B to the power of y। तो ये जो k होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारा we call it the rate constant या फिर हमारा proportionality constant भी कहते हैं। x and y are the exponents which can be determined experimentally। These exponents may or may not be equal to the stoichiometric coefficients a and b। ठीक है, a और b के बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, डिपेंड करता है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ही निकाला जा सकता है इसे। ठीक है, सो हमारा रेट लॉ क्या होता है? The rate law is defined as the product of the concentration of reactants raised to the power of some arbitrary value। ये arbitrary value जो है तुम्हारी x और y जो तुम्हारे arbitrary values बन रहे हैं, it can be equal to the stoichiometric coefficients or it can be something else। समझ में आ गया? प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए जो हम लोग k का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा क्या होता है, रेट कांस्टेंट। सो व्हाट इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन?
रेट ऑफ अ रिएक्शन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट होल टू द पावर ऑफ सम आर्बिट्ररी वैल्यू एक्स और वाई। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग के का इस्तेमाल करते हैं। नाउ दिस इज नोन एज द रेट कांस्टेंट। हेंस the rate law can be defined as the expression in which the reactant's rate, एक सेकंड रुको। So, hence, the rate law can be defined as the expression in which the reaction rate is given in terms of molar concentration of reactants, which each term raised to some power, some arbitrary value, which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation. समझ में आ गया? वो हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन तुम्हारा कैसा सिनेरियो चल रहा है। Now the rate law can also be written as minus dr upon dt, पहले जो सीखा था, the change in the reaction of तुम्हारा the change in the concentration of reactants upon time is equal to k times a to the power of x multiplied by b to the power of y। समझ में आ रहा है ये? हाँ, अरे रेट का दो फॉर्मूला है हमारे पास, एक है डिफरेंशियल फॉर्मूला और एक है रेट फॉर्मूला। डिफरेंशियल फॉर्मूला होता है माइनस डी आर अपॉन डी टी, और तुम्हारा रेट इक्वेशन होता है के ए टू द पावर ऑफ एक्स बी टू द पावर ऑफ वाई। इट्स सिंपली लाइक सेइंग कि ए अगर बी के बराबर है, सी भी अगर बी के बराबर है, तो हम लोग ए इज इक्वल टू सी बोल सकते हैं। सो रेट इसके भी बराबर है, रेट इसके भी बराबर है, तो इन दोनों को हम लोगों ने इक्वेट करके सेम कर दिया। नाउ दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। याद रखो, डिफरेंशिएशन के थ्रू जो तुम्हारा रेट इक्वेशन निकल के आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब इसके बाद इंटीग्रल रेट इक्वेशन भी आएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक मिलन है ये तुम्हारा। ठीक है, नाउ the rate law for a chemical reaction cannot be decided from the balanced chemical equation। balanced chemical equation से कुछ पता नहीं चलता हमें। ठीक है, हम लोगों को इसका एक्सपेरिमेंट करके निकालना पड़ता है। ठीक है, theoretically it has no, cannot be determined, it can only be determined experimentally। for example 2NO plus O2 gives 2NO2। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां पे क्या हो रहा है? if the concentration of NO is doubled and that of oxygen is kept constant, then the initial rate of a reaction is increased by a factor of 4। नहीं, देखो तुम्हारे पास क्या एक्सपेरिमेंटली क्या देखने को मिल रहा है तनिष, यहां पे देखो, अगर हम लोगों ने नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, हाँ, नाइट्रस ऑक्साइड NO, अगर हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देते हैं, तो हमारा जो रेट है वो 4 गुना हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन डबल करने के कारण तुम्हारा रेट 4 गुना हो गया। सो हम लोग x की वैल्यू क्या बोल सकते हैं? NO टू द पावर x में NO टू द पावर 2 बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज डबल करने पर 4 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो स्क्वायर है। नहीं समझ में आया तो बताओ, हाथ ऊपर करो। नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया बोलो। ठीक है, पक्का? नहीं, हाँ कि ना? आ गया? ओके, नेक्स्ट। If the concentration of NO is doubled and that of oxygen is kept to the constant, then the initial rate of a reaction is increased by a factor of 4। This indicates that the rate depends upon the square of the concentration of NO, that is x की वैल्यू 2 के बराबर हो जा रही है। ठीक है, रेट इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे k तुम्हारा NO the whole to the power of x और O2 whole to the power of y। तो यहां पे हमारा जो x का वैल्यू है ये 2 हो जा रहा है, क्योंकि जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO को तुमने डबल किया, तुम्हारी x की वैल्यू 2 होने के कारण रेट तुम्हारी 4 गुनी हो गई। ठीक है, when concentration of NO is kept constant and the concentration of O2 is doubled, the initial rate of the reaction also gets doubled। तो O2 के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने के कारण तुम्हारा रेट अगर डबल हो रहा है, तो O2 के ऊपर क्या पावर होनी चाहिए? 1। एग्जैक्टली। तो y की वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई? 1। सो ये रेट ऑफ दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा? k NO टू द पावर ऑफ 2
O2 to the power of 1. This becomes the rate of the equation. समझ में आ गया? ये हमारा रेट निकल के आता है. Hence, the rate equation of this reaction will be KNO the whole square O2. The differential form of this rate expression is minus dr upon dt is equal to KNO the whole square times O2. In this reaction, the exponents of the concentration terms are the same as the stoichiometric value. ठीक है, जो तुम्हारे एक्सपोनेंट्स दे रखे हैं यहां पे वो तुम्हारे इस स्टोशियोमेट्रिक वैल्यू के बराबर है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ऐसा इस इक्वेशन के अंदर हो गया मेरे सारे के सारे इक्वेशन में मेरे को देखने को मिलेगा. इट इज जस्ट अ फ्लूक. ठीक है, हाँ, इट इज जस्ट अ फ्लूक. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इस वाले को देखो यहाँ पे. In this reaction, the exponents are basically equal to their stoichiometric coefficients. Examples of reaction where the exponents of the concentration are not the same as their stoichiometric coefficient. यहाँ पे देखो CHCl3 क्या होता है तुम्हारा? What is CHCl3? क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2 तुम्हें क्या देगा? CCl4 प्लस HCl. तो इसका जो रेट इक्वेशन होता है किसके बराबर है? CHCl3 प्लस हाफ Cl2, नॉट इवन वन, हाफ Cl2 के बराबर है. CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इसको क्या बोलेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, इथाइल इथेनोएट. इथाइल इथेनोएट एग्जैक्टली, है ना? ईथर है ये, ईथर है ना? ईथर है कि एस्टर है? एस्टर है, सॉरी, एस्टर, एस्टर, इथाइल इथेनोएट. ठीक है, नाउ प्लस H2O गिव्स यू, वो एस्टर के लिए, ईथर के लिए होता है. ये एस्टर है. C डबल बॉन्ड O इज एस्टर, और अगर सिर्फ और सिर्फ अगर एक ऑक्सीजन होता तब हम उसे ईथर बोलते हैं. अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, अल्कोक्सी ईथर के अंदर होता है. ठीक है, नाउ CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस H2O गिव्स यू CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड, और मिथेनोइक एसिड मिल जा रहा है. नाउ इसके रेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस इंटू H2O द होल जीरो. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारे पानी के कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड ही नहीं कर रहा है. इट डज नॉट डिपेंड ऑन द, कितना पानी भी डाल दो फर्क ही नहीं पड़ेगा, उससे रेट को फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज व्हाट इट मींस. H2O के ऊपर जीरो पावर है. दैट मींस इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O. ठीक है, इफ इन रेट लॉ ऑल concentration are taken as unity, that is concentration of A is equal to concentration of B is equal to 1 mole per liter, then rate किसके बराबर हो जाएगा? K के बराबर हो जाएगा. Rate automatically becomes equal to K. Concentration जैसे for example AA plus BB gives you CC plus DD है. अगर तुमने A और B का concentration 1 और 1 ले लिया, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? Rate is equal to K times concentration of A the whole to the power of X, concentration of B the whole to the power of Y. और अगर तुमने concentration of A और concentration of B तो तुमने किसके बराबर लिया है? 1 मोल पर लीटर के बराबर लिया है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Rate is equal to K times 1 to the power of X multiplied by 1 to the power of Y is equal to K हो जाएगा. So rate becomes equal to तुम्हारा रेट कांस्टेंट. समझ में आ गया? अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सॉल्वेंट्स 1 ले रखा है तो. Hence, the rate constant can be defined as the rate of a reaction when the concentration of each reactant is taken as unity. Rate constant also is known as specific rate, reaction rate. ठीक है, तो इसको क्या कर लो, इसको यहाँ पे क्वेश्चन डाल दो. रेट कांस्टेंट को डिफाइन कैसे किया जाता है? तुमसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसको बिना किसी चेंज किए तुम्हें इस पे लिखना है. अपने नोटबुक में, बुक्स में डाल दो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलो, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट. द रेट कांस्टेंट इज अ मेजर ऑफ द rate of a reaction. Greater is the value of the rate constant, faster is the reaction. क्यों? क्योंकि रेट जो है डायरेक्टली तुम्हारा किस पे डिपेंड कर रहा है? इट इज डिपेंडेंट ऑन द रेट कांस्टेंट. जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना तेजी से तुम्हारा रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगा. Each reaction has a definite value of the rate constant at a particular temperature, and its value for the same reaction changes
विद द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज कर दो, तुम्हारा रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। कुछ कुछ फेमिलियर लग रहा है? रेजिस्टेंस एक ऐसा कांस्टेंट है तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के चेंज होने से चेंज नहीं होता है, मगर जैसे ही तुम टेम्परेचर को चेंज कर देते हो तुम्हारा रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। उसी तरह से तुम्हारा रेट कांस्टेंट जो है, जैसे ही तुम टेम्परेचर को थोड़ा बहुत चेंज कर दोगे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा रेट कांस्टेंट भी चेंज हो जाएगा। द वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है तुम्हारा, ठीक है। नाउ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन हम लोग अगले टॉपिक में सीखने वाले हैं। ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, ये सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं इन द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ एक क्वेश्चन देखो यहां पे। नाउ द फॉलोइंग रिजल्ट्स have been obtained during the kinetic studies of a reaction. 2a plus b gives you c plus d, ठीक है। नाउ और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, a और b के कॉन्सेंट्रेशंस को वेरी कर दिया। दे चेंज द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ a एंड b। a तुम्हारा पहले उन्होंने 0.1 मोल लिया, यहाँ पे 0.1 मोल लिया और इनिशियल रेट तुम्हारी इतनी निकल के आ रही है, 6 इंटू 10⁻³ निकल के आ गई। फिर जब उन्होंने 0.3 और 0.2 लिया तो 7.2 इंटू 10⁻² निकल के आ गया। 0.3 और 0.4 में 2.88 इंटू 10⁻1 मोल्स पर लीटर पर मिनट तुम्हारा निकल के आ रहा है। और फाइनली 0.4 और 0.1 में क्या हो रहा है, 2.4 इंटू 10⁻² मोल्स पर लीटर तुम्हारा निकल के आ रहा है। सो इन सब चीजों में तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, हाँ, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस के लिए अलग अलग रेट के वैल्यूज तुम्हारे निकल के आ गए। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें x और y जो है तुम्हारे, द वैल्यूज ऑफ x एंड y, इनको तुम्हें ढूंढ के निकालना है, ठीक है। और कैसे करेंगे ये एक बार देख लेना। देखो हमें पता है रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू k टाइम्स a टू द पावर ऑफ x b टू द पावर ऑफ y। सो यहां पे a और b की वैल्यूज हमें दे रखी हुई है, ये a है ये b है हमारे पास। सो यहां पे देखो रेट 1 अगर हमें 6 इंटू 10⁻³ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, k टाइम्स 0.1 द होल टू द पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 0.1 होल टू द पावर ऑफ y करके करना पड़ेगा। रेट 2 के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 0.3 द होल टू द पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 0.2 द होल टू द पावर ऑफ y मल्टीप्लाइड बाय k। इसी तरह से तुम तीनों के चारों के वैल्यूज तुम लिख लोगे, ठीक है, चारों के चारों वैल्यूज तुमने लिख लिए। नाउ यहां पे एक बात बताओ, तुम्हें ये चार अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कुछ कॉमन दिख रहा है? यहां पे देखो रिएक्शन नंबर 1 में और रिएक्शन नंबर 4 में तुम्हारा B का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बिल्कुल सेम है। दैट इज रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 4 में ये दोनों के दोनों वैल्यूज तुम्हारे सेम निकल के आ रहे हैं। तो अगर तुम रेट 1 डिवाइडेड बाय रेट 4 कर दो तो क्या मिलेगा, रेट 1 की वैल्यू क्या थी, 6 इंटू 10⁻3। रेट 4 की वैल्यू क्या है, 2.4 इंटू 10⁻²। इन दोनों को डिवाइड करने पर ये 0.1 और ये 0.1 कट गए, यहां पे तुम्हारा k और k कट गया, ठीक है। अब 0.1 द होल टू द पावर x अपॉन 0.4 द होल टू द पावर ऑफ x मिल गया। नाउ इससे तुम क्या कर सकते हो, यू कैन राइट दिस 6 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.4 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, 0.1 अपॉन 0.4 द होल टू द पावर ऑफ x लिख सकता हूं। बेसिक मैथ चाहिए। नाउ इन दोनों को मैं काट सकता हूं, इसको काट दिया, 10⁻⁻1 बचा, 12, 1.2 इंटू 2s आर 2.4, 1.2 इंटू 3 सॉरी 1.2 इंटू 12 5 आर तुम्हारा ये हो गया। सो 5 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, हाँ 2.5 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू, ये 1/4 लिख सकते हैं, ऊपर और नीचे 10 को मल्टीप्लाई करके, 1/4 द होल टू द पावर ऑफ x, हाँ कि ना। अब ये 2.5 इंटू 10⁻1 जो है यहाँ पे, सॉरी 2.5 इंटू 10⁻1 जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
25 इंटू 10 माइनस 2 कर सकता हूँ। हाँ हाँ कि ना? ठीक है, और थोड़ा सा और क्या बोलते हैं, मैं धीरे कर रहा हूँ इसको। मैं लिख रहा हूँ 25 इंटू 10 टू द पावर, या फिर रुको 0.25 लिख दिया मैंने। 0.25 इज इक्वल टू 1/4 किसके बराबर होता है? 1/4 इज 0.25 द होल टू द पावर ऑफ x। 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 को मैंने 0.25 लिख दिया, इज इक्वल टू 0.25x हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1। इस तरह से x की वैल्यू 1 मिल गई तुम लोगों को। उसी तरह से तुम लोग क्या कर सकते हो, अगेन यू कैन डू द कंपैरिजन। मेरे को बताओ इन चारों में कौन से दो रेट्स को लोगे? यहाँ पे कहां गया, सॉरी, ये नहीं नहीं, कोई भी नहीं ले सकते, नहीं कोई भी नहीं ले सकते। वी हैव टू यूज ओनली दोस रेट्स जहां पे तुम्हारा x कैंसिल होगा। यहाँ पे देखो, हाँ x मिल गया, मगर क्या बोलते हैं, क्यों अपने आप को सर फोड़ने की कोशिश कर रहे हो? मैं पूछ रहा हूं तुम्हें। हाँ, k की वैल्यू अभी भी पता नहीं ना हमें। डू वी नो द वैल्यू ऑफ k? वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ k। हमें जब तक k की वैल्यू पता नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ x का ठेंगा उठा के हम लोग नहीं कुछ कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें सेम चीज किसके लिए करनी पड़ेगी? 2 और 3 के लिए। क्यों? क्योंकि a सेम है। सो अगर हम लोग इसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सो R2 upon R3 is equal to 7.2 into 10 to the power of minus 2 upon 2.88 into 10 to the power of minus 1 is equal to तुम्हारा k 0.3 the whole to the power of x into 0.2 the whole to the power of y upon तुम्हारे पास k into 0.3 the whole to the power of x into 0.4 the whole to the power of y। ये दोनों के दोनों कट गए। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ k तनिष्क, हमें फिर से करना पड़ेगा इसको। ठीक है, सो हमें क्या मिल जाएगा? सो 7.2 into 10 to the power of minus 2 upon 2.88 into 10 to the power of minus 1 is equal to तुम्हारा क्या हो गया? 0.2 upon 0.4 द होल टू द पावर ऑफ y, है ना? फिर इसको हम लोग जब सॉल्व कर देंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? वी विल गेट द y की वैल्यू एज 2। समझ में आ गया? x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। नाउ हम लोग क्या करेंगे? k का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, सो k विल बी इक्वल टू व्हाट? हमें पता है rate is equal to k a to the power of x b to the power of y। so k is equal to rate upon a to the power of x b to the power of y। so rate मालूम है, a मालूम है, b मालूम है, x मालूम है, y मालूम है। तो अगर ये सारे के सारे अगर हमें मालूम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आसानी से मिल जाएगा। तो इस तरह से, इसलिए ये थोड़े बहुत कैलकुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, इसके कारण इसको 5 नंबर दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में दिस हैज बीन कमिंग एज द 5 मार्कर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। लास्ट एक्सपेरिमेंट में किसी भी डाल सकते हैं, लास्ट एक्सपेरिमेंट में कुछ भी करो, पहले एक्स और वाई निकालने के लिए 2 बार काटापीटी करो। एक्स और वाई निकालने के लिए 2 बार काटापीटी करो, और लास्ट के लिए के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी को भी चुन लो, whichever feels free to you, whichever feels easier to you। I would suggest तुम ये वाला करो, पहला वाला क्या कि मल्टीप्लिकेशन ज्यादा ना हो तुम्हारे करने के लिए, है ना? 1 ही तो है, ये 0.1 से जो भी पावर डाल दो वही निकल के आता है तुम्हारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये है तुम लोगों का पहला असाइनमेंट। ये पहला असाइनमेंट करने के लिए मैं तुम्हें बहुत टाइम दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू टाइम टिल फ्राइडे, आसानी से कंप्लीट करो। ठीक है, पहला जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो टॉपिक प्रैक्टिस है, इसको करने के लिए यू हैव टाइम ऑल द वे टिल फ्राइडे। ठीक है, कल के एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ भी लेना और फ्राइडे तक मेरे को सबमिट करके दिखा देना। ठीक है, सो मैंने बोला ना, ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। इट इज वेरी वेरी इजी, इट इज अ स्कोरिंग चैप्टर तुम्हारे लिए। ठीक है, इस वाले चैप्टर में अगर तुम लोग कोई गलती कर रहे हो, देन फिर क्या बोलते हैं, समथिंग इज रॉन्ग।
ठीक है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो इस चैप्टर के अंदर कि तुम्हारा इस चैप्टर का जो 7 नंबर है वो तुम हमेशा के लिए ही रख लो। ठीक है, इट शुड बी गारंटीड फॉर यू, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्या कैसे वो क्वेश्चन पूछेंगे किसी को आइडिया नहीं है। द ओनली चैप्टर दैट वी कैन कंट्रोल इज द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड और फिफ्थ। फोर्थ में भी अगर कोई अजीब सा एक्सेप्शन पूछ लिया गया तो सर को ऐसे मार के बैठना पड़ेगा। हाँ हाँ, बायोमोलिक्यूल्स भी आसान ही है, लाइक बस रटना है उसके अंदर ना। ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी एंड द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इन तीनों के बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होने वाला है। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन? सो हमारी कहानी यहां पे शुरुआत होती है फ्रॉम द रेट इक्वेशन। ठीक है, रेट इक्वेशन से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। For a general reaction, AA plus BB gives you CC plus DD, हमारा रेट इक्वेशन किसके बराबर होता है? A multiplied by the concentration of A to the power of X multiplied by B to the power of Y. Now here A हमारा जो X और Y है हमको पता है, they are not the stoichiometric coefficients, they may or may not be equal to the stoichiometric coefficients. निकालते कैसे हैं हम लोग? By using the experimental method. एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोग x और y को निकालते हैं। समझ में आ गया? Here x and y calculated experimentally indicate how sensitive the rate is to the change in the concentration of A and B. किस तरह से क्या सेंसिटिविटी देखने को मिल रही है ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A and B, ये हम लोगों को समझना है। Sum of these exponents, that is x plus y, gives the overall order of a reaction. ठीक है, x और y को ऐड कर दो, जो भी वैल्यू तुम्हारे निकल के आएगी वो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन हो, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तुम्हारे पास। नाउ x and y represents the order with respect to the reactants A and B respectively. ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन तुम्हारा जीरो भी हो सकता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुम्हें स्पेसिफिकली पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है, मगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तुम्हें उसे पढ़ना पड़ेगा। सो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तुम्हारे अलग अलग फॉर्मूलास निकल के आते हैं। ठीक है, सो द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 and even a fraction if the rate of any reaction is expressed as k a to the power of 1 by 2 multiplied by b to the power of 3 by 2, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 by 2 plus 3 by 2 दोनों को ऐड कर देंगे। तनिष्क यहां पे फोकस करो, ठीक है? तुम्हारा जो रेट ऑफ अ रिएक्शन जो है, और सॉरी ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों का सम का बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो k a to the power of 1 by 2 b to the power of 3 by 2, समझ में आ गया? सो ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों के एडिशन वैल्यू के बराबर हो जाएगा। हेंस द रिएक्शन इज सेड टू बी ऑफ द सेकंड ऑर्डर। इसको हम लोग कौन सा ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं? वी कॉल इट द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। Molecules of the reactants whose concentration do not change with time are considered for deciding the order of a reaction. समझ में आ गया? Concentration तुम्हारा does not change, are not considered for the decision of order of a reaction. इसका मतलब क्या है? तुम्हारा अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ, दैट मींस तुम्हारा अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जो रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। इफ इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी तुम्हारा चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया? सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो निकल के आता है, एग्जांपल नंबर 5, फॉर अ रिएक्शन फ्रॉम P to Q द रेट बिकम्स 8 टाइम्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ P इज डबल्ड। P को डबल करने से 8 गुना हो गया। सो x की पावर क्या हो जाएगी? विल इट बी 1, विल इट बी 2, विल इट बी 3? 3 क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 टाइम्स। सो तुम्हारे x की वैल्यू 3 हो गई। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन? P से Q की तरफ जा रहा है, तो हमारा सबसे पहले P से अगर Q की तरफ जा रहा है तो हमारा रेट किसके बराबर होगा? रेट इज इक्वल टू K P टू द पावर ऑफ x। दैट्स इट, फिनिश्ड। ठीक है, अब हमारे P को डबल करने पर 8 गुना हो गया। इसका मतलब क्या है? क्यूब ही काफी है, क्यूब के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता।
अगला समझ में आ गया? नेक्स्ट, हाँ क्या करना है इसमें, देखो हमें क्या पता है, वी नो दैट रेट रेट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन एज क्या, तुम्हारे पास R इज इक्वल टू के तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P द होल टू द पावर ऑफ x, ये लिख सकते हैं, समझ में आ गया? नाउ ये रेट तुम्हारा 8 गुना हो रहा है, 8R व्हेन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे P को 2P कर दे रहे हैं, ठीक है, x की वैल्यू x तुम्हारा तो होगा ना, इट इज द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, हाँ ऑर्डर चेंज नहीं होता। अरे देखो सिंपल सी बात है, N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, एक मॉलिक्यूल ऑफ N2 को तुम्हारे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 के साथ तुम्हारा गुजारा करना ही पड़ता है, तभी उसे क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 मिलेगा। जस्ट बिकॉज तुम 2-3 ज्यादा गुना हाइड्रोजन लेके आ गए, इसका मतलब तुम्हारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 थोड़ी आ जाएंगे, रिएक्शन तो वैसा का वैसा ही रहेगा ना। ऑर्डर डज नॉट चेंज विद द चेंज इन, यहां पे देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, हाँ तुम्हारा जो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन जो होता है, ये बहुत एक यूनिक कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास। ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन तुम्हारा डज नॉट चेंज विद द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, इट डज नॉट, इट विल स्टे द सेम, ठीक है, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन के लिए R इज इक्वल टू के P टू द पावर x के बराबर ही होगा। नाउ यहां पे क्या हो रहा है, तुम्हारा 8 गुना हो जा रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले और दूसरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सो R अपॉन 8R इज इक्वल टू के P टू द पावर ऑफ x अपॉन के 2P द होल टू द पावर ऑफ x, ये R और ये R कट गया, ये K और ये K कट गया, सो 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू P टू द पावर x इसके बराबर हो जाएगा P अपॉन 2P, इसको हम लोग लिख सकते हैं P अपॉन 2P द होल टू द पावर ऑफ x लिख सकते हैं, ये P और ये P कट गया, सो 1 upon 8 is equal to 1 upon 2 the whole to the power of x। अब तो दिख रहा है कि x की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी, हाँ x will not change at all, हाँ अरे इट्स एन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन होता है, तुम्हारा थियोरेटिकली प्रूवन है ये, ऑर्डर डज नॉट चेंज, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन से तुम्हें क्या सीख देखने को मिली, तुमने यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन देखे, क्या एक्स की वैल्यू चेंज हो रही थी, एक्स की वैल्यू जो तुम्हें मिली वो उसी के बराबर ही थी ना, एक्स की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2, यहाँ पे क्यों नहीं पूछा फिर तुमने, यहाँ पे तुम्हारा अलग सभी का ए और बी दोनों का तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन हर एक स्टेज में तुम चेंज कर रहे हो, पहले 0.1 0.1 फिर 0.3 0.2 फिर 0.3 0.4 और फिर 0.4 0.1, जब तुमने इसको 4 गुना बढ़ाया 0.1 से 0.4 लेके चले गए, तब कहां पे क्वेश्चन था ये, यहाँ पे x की वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाती है, इट डज नॉट चेंज, समझ में आ गया? हाँ ये चीज याद रखना, ऑर्डर तुम्हारा फिक्स्ड रहता है, इट रिमेन्स फिक्स्ड, इट डज नॉट चेंज, ठीक है, क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। कहां पे, okay, molecules of a reaction whose concentration does not change are not considered for deciding the order of a reaction। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर तुम्हारा concentration change नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम्हारे पास दो प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, दो एक एक अरे नहीं रे, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर तुमने दो अलग अलग लिक्विड्स भरे ए और बी, ठीक है, आफ्टर वाइल तुम देख रहे हो कि जो ए है उसका कॉन्सेंट्रेशन घट गया, वो डिकम्पोज हो गया, बी जितना रखा था उतना ही है तुम्हारे पास, सो व्हाट डज दैट मीन, बी तुम्हारा रिएक्ट ही नहीं हुआ, रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया उसने, अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो वो स्पीड में क्या, हाउ विल इट इन, हाँ एग्जैक्टली, इफेक्ट ही क्या पड़ेगा उसका, समझ में आ गया? सो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूजुअली ये जो पता है कहां पे तुम्हारा एज्यूम होता है, तुम्हारा पानी के लिए, पानी जो है इट इज जस्ट द मीडियम फॉर द रिएक्शंस टू टेक प्लेस,
ठीक है, ये तुम्हारा लिटरली रिएक्शन के साथ कुछ करता नहीं है, ठीक है, किसी तरह से उसको तुम्हारा चेंज या फिर किसी तरह से उसको वायलेट करने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन जो भी हो फर्क नहीं, समझ में आ गया। नाउ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के अलग अलग यूनिट्स निकल के आते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, कितना तुम्हारा ऑर्डर है उतना ही तुम्हारा रेट निकल के आता है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर डिफरेंट, दिस कैन बी इजीली इलिस्ट्रेटेड बिलो। For a general reaction A plus B gives C plus D, हमारा जो रेट है वो किसके बराबर होगा? द रेट इज गिवन एज k a to the power of x b to the power of y, है ना। नाउ x प्लस वाई किसके बराबर है? ऑर्डर के बराबर है। नाउ हमारे पास k की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेट अपॉन a to the power of x b to the power of y। रेट का तुम्हारा यूनिट क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट? मोल्स पर लीटर सेकेंड, दैट इज द यूनिट ऑफ रेट। और नीचे ए और बी का तुम्हारा व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए एंड बी? मोल्स पर लीटर द होल टू द पावर ऑफ एक्स, मोल्स पर लीटर द होल टू द पावर ऑफ वाई। नाउ डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा एक्स और वाई तुम्हारे अलग अलग रेट के ऐसे यूनिट्स निकल के आ सकते हैं। Considering SI unit of concentration moles per liter and the time का second, the unit of K becomes what? Moles per liter the whole to the power minus 1 upon 1 minus n the whole to the power of s। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, हम लोगों ने क्या अज्यूम किया है? x plus y is equal to n अज्यूम किया है, that is order। x plus y is equal to n हम लोगों ने अज्यूम कर दिया। इसको सॉल्व करके देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? हाँ, what will we get? सो मोल्स पर लीटर, एक सेकंड रुको, मोल्स पर लीटर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन मोल्स द होल टू द पावर ऑफ एक्स लीटर द होल टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, है ना। मोल्स पर लीटर, मोल्स टू द पावर ऑफ एक्स लीटर्स टू द पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं। उसी तरह से मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन मोल्स टू द पावर ऑफ वाई लीटर्स टू द पावर ऑफ माइनस वाई करके लिख सकते हैं, है ना। a अपॉन b द होल टू द पावर ऑफ x क्या होता है तुम्हारे पास? इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ x b टू द पावर ऑफ माइनस x। माइनस मतलब क्या है? नीचे चला गया बस, ठीक है। सो इन सबको हम लोग एक काम करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास? मोल्स ऊपर, ठीक है, अपॉन नीचे लीटर सेकेंड है, मोल्स टू द पावर ऑफ x और मोल्स टू द पावर ऑफ y है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मोल्स टू द पावर ऑफ x प्लस वाई, हाँ, फिर उसके बाद लीटर्स टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ x प्लस वाई करके लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो बताओ। हाँ, x a to the power of x multiplied by a to the power of y is equal to a to the power of x plus y, वही चीज मैंने यहाँ पे किया है। और x plus y is equal to हमारा किसके बराबर है? n के बराबर है, n के बराबर है। सो मोल्स अपॉन तुम्हारा लीटर सेकेंड मोल्स टू द पावर ऑफ n लीटर टू द पावर ऑफ माइनस n, ठीक है। अब मोल्स टू द पावर ऑफ 1 अपॉन मोल्स टू द पावर ऑफ n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोल्स टू द पावर ऑफ 1 माइनस n लिख सकते हैं, 1 माइनस n अपॉन, या फिर अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे नीचे? अपॉन, यहां पे सेकेंड को वैसे ही रखने दो, लीटर, यहां पे क्या हो जाएगा? लीटर द होल टू द पावर ऑफ 1 माइनस n। हाँ, अब इन सबको एक ही लाइन में लिखना है तो क्या करोगे? मोल्स टू द पावर ऑफ 1 माइनस n लीटर टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ 1 माइनस n और सेकेंड टू द पावर ऑफ माइनस 1, या फिर मोल टू द पावर ऑफ 1 माइनस n लीटर टू द पावर ऑफ n माइनस 1 और सेकेंड टू द पावर ऑफ माइनस 1। तो अगर तुम्हारे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू n इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो हमें क्या मिलेगा? m टू द पावर ऑफ 1 माइनस 0 लीटर टू द पावर ऑफ 0 माइनस 1 और सेकेंड टू द पावर ऑफ माइनस 1, दैट इज मोल्स
लीटर -1 सेकेंड -1 इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर सेकेंड। तो ये है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दैट इज ऑर्डर अगर जीरो हो गया देन तुम्हारा जो एसआई यूनिट है वो क्या निकल के आएगा, मोल्स पर लीटर सेकेंड। नाउ अगर तुम्हारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दैट इज तुम्हारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, मोल्स टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1 लीटर टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, और सेकेंड टू द पावर ऑफ -1। 1 माइनस 1 जीरो हो गया, एनीथिंग टू द पावर जीरो तुम्हारा 1 के बराबर होता है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, सेकेंड टू द पावर -1। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब तुम्हारे पास अगर ऑर्डर 2 है, सो दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 है, तो मोल्स टू द पावर ऑफ तुम्हारा यहाँ पे 1 माइनस n मल्टीप्लाइड बाय लीटर टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू सेकेंड टू द पावर -1 है, सो मोल्स टू द पावर ऑफ 1 माइनस 2 लीटर टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 और सेकेंड टू द पावर -1 इज इक्वल टू मोल टू द पावर ऑफ -1 लीटर द होल टू द पावर ऑफ 1 और सेकेंड टू द पावर -1, या फिर लीटर अपॉन मोल सेकेंड। सो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन निकल के आता है। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा एक एमसीक्यू निकल के आता है। एक नंबर, तुमने एक नंबर सीख लिया है अभी राइट नाउ। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा, याद कर लोगे इसको, मोल्स टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1 n लीटर टू द पावर ऑफ n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड टू द पावर ऑफ -1। ये तुम्हारा एसआई यूनिट, सॉरी ये तुम्हारा यूनिट बताता है क्या होगा इसका। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड टू द पावर -1, सेकेंड ऑर्डर के लिए मोल्स -1 लीटर सेकेंड -1। ठीक है, nth ऑर्डर के लिए तुम्हारा सेम लॉजिक सेम है। नाउ from the reaction, from the rate expression for the following reactions, determine their order of the reaction and determine the dimension of the rate constant. Now yahan pe this is not what you should see, you should only look at this, rate is equal to kno the whole square। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक एक्सपोनेंट है 2। इसके लिए बताओ तुम्हारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो अगेन ऑर्डर इज 2। इसके लिए बताओ यहां पे k CH3CHO द होल टू द पावर ऑफ 3/2, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ऑर्डर विल अगेन बिकम 3/2। नाउ 3/2 बोल के डरना नहीं है, अरे अब मैं इसका यूनिट कैसे निकालूंगा, कोई नहीं, मोल्स टू द पावर ऑफ 1 माइनस 3/2 लीटर्स टू द पावर ऑफ 3/2 माइनस 1 सेकेंड टू द पावर ऑफ -1, फिनिश्ड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, moles to the power of 1 minus 3/2 liters to the power of 3/2 minus 1 और second to the power of -1। so 1 minus 3/2 किसके बराबर हो जाएगा, what is 1 minus 3/2, 1 minus 3/2 किसके बराबर हो जाएगा, moles to the power of -1/2 liters to the power of 1/2 और second to the power -1। तो यहां पे ये तुम्हारा ऐसा यूनिट निकल के आ गया, यूनिट फॉर अ 3/2। वेरी सिंपल, 2 नंबर के कभी कभी आ जाते हैं पता है बोर्ड एग्जाम में, हाँ 2 नंबर के, कैन यू इमेजिन, ये सिंपल सा एक चीज करने के लिए तुम लोगों को 2 नंबर मिल रहा है, डायमेंशन निकालने नहीं, यूनिट्स निकाला है, डायमेंशन तुम्हारा क्या होता है, हाँ यूनिट डायमेंशन ये सेम चीज है तुम्हारा, यहाँ पे मोल्स -1 लीटर सेकेंड -1, ये डायमेंशन तुम्हारा हो सकता है क्या, क्योंकि लीटर्स तो तुम्हारे फंडामेंटल यूनिट्स में आता नहीं है। सात कौन कौन से है तुम्हारे पास, लेंथ, मास, टाइम, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, लुमिनोसिटी एंड करंट। सो आई डोंट थिंक जो ये बोल रहे हैं वॉल्यूम, नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। डायमेंशनल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल यूनिट्स के साथ किया जाता है। हाँ हाँ, फोर्स का क्या हो जाएगा, ml/t-2। हाँ ये उसकी जरूरत नहीं है, ये जो तुम्हारा डायमेंशनल फॉर्मूला है वो यही पूछ रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, ये यूनिट ऑफ रिएक्शन है, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू।
डायमेंशन मतलब तुम्हारा यही होगा, ठीक है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं और तोड़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी आजकल पिछले साल हम लोग मैंने ऑलमोस्ट 20 केमिस्ट्री के बोर्ड्स के थ्रू गया था मैं। हाँ, पिछले ईयर ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू डू दिस ओनली। इसको और ज्यादा तोड़ के करने की जरूरत नहीं है। इट विल अननेसेसरीली वेस्ट टाइम फॉर यू गाइस, ठीक है। यहीं पे छोड़ देना इसको, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, जाओ, एक सेकंड रुको। सो हमारा ये जो टॉपिक है, यहाँ पे हम लोगों ने सारे के सारे इसके टॉपिक, ये जो पार्ट्स है कर लिए हैं। हम लोगों ने ऑर्डर ढूंढना सीख लिया है, ठीक है। अब हम लोग जो मॉलिक्यूलरिटी है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, एक और वीडियो जब का बचा है बस। आई कैन गारंटी इसलिए से कि थर्सडे की क्लास में जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुम्हारे लिए, ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। और ये सारे के सारे नोट्स जो है मैं अरिहंत ऑल इन वन से करता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड नहीं है, मगर ये क्या बोलते हैं, अगर आपको प्रिपेयर करना है, दिस इज दी बेस्ट बुक फॉर यू। इसके अंदर सारे के सारे आपको थ्योरीज मिल जाएंगे, सारा का सारा जो क्वेश्चंस है, तुम्हारा जो टॉपिक प्रैक्टिस है, रिव्यू एक्सरसाइज है, और इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा सा बढ़िया है, ठीक है। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिस्ट्री अरिहंत ऑल इन वन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, और ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।